हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आरव अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देख मलिका का गुस्सा शांत हो जाता है और अब वो आरव को बड़े प्यार से देखती है। आरव मलिका पर ध्यान न देते हुए अपने कपड़े उतार बाथरूम में चला जाता है। ये देख मालिका फिर से गुस्सा हो जाती है। वही आरव बाथरूम का गेट खोलकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और कहता, बहुत तड़प आया है न मुझे, अब आपकी बारी, थोड़ा तो आपको भी तड़पना चाहिए न बॉस। इतना बोल वो एक डेविल स्माइल करता है। मलिका अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बेड से उठती है और गुस्से से गुराते हुए बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। वही आरव ये देख स्माइल करता है। मालिका आरव के पास जाती उससे पहले ही आरव बाथरूम का गेट बंद के लेता है। मालिका का पारा ये देख चढ़ जाता है। उसकी आंखें और पूरी बॉडी गुस्से और कुछ ड्रग्स के वजह से लाल होने लगती है। मलिका अपने कपड़े बेदर्दी से खींचने लगती है, शर्ट के सारे बटन तोड़ देती है और चिल्लाते हुए कहती, आई किल यू चेरी। इतना बोल वो अपने बाकी के कपड़े भी उतारने लगती है। तभी बाथरूम का गेट खोलकर आरव बाहर आता है। वो इस वक्त सिर्फ एक वाइट टॉवेल में था। मालिका की तड़प आरव को ऐसे देख और बढ़ जाती है। आरव मलिका को ऐसे तड़पता देख उसे अपने बाहों में उठा लेता है और लाकर बेड पर बैठा देता है और फिर जाने लगता है। मलिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए कहती है, चेरी क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो और ये नौटंकी करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आरव मलिका के ऊपर झुकते हुए उसके होठों को हल्का सा टच कर वापस उससे दूर हो जाता है और मलिका को अपने बाहों में लेकर बेड पर बैठते हुए कहता है, बॉस आप इतना बोल रही है तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, पर उससे पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मलिका अपने दांत पीसते हुए कहती है, पूछो। मलिका को इतना इरिटेट होता देख आरव स्माइल करता है। आरव कहता है, ठीक है फिर मैं पूछूं। मालिका हाँ में गर्दन हिलाती है तो आरव मालिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, बॉस क्या जितना करीब हम दोनों हैं एक दूसरे के, आप इतना करीब कभी किसी और के गई है। मालिका आरव के आंखों में देखते हुए कहती है, ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं कभी नहीं। आरव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सच में बॉस, अपने उस सो कॉलर हस्बैंड के भी नहीं। मालिका कहती है, कौन सा हस्बैंड, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। आरव उसके फेस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, मालिका अभी तुम जिसके साथ थी, क्या वो तुम्हारा पति नहीं है। मालिका कहती है, नहीं बाबा, था पर अब नहीं है। इतना बोल वो आरव के सीने पर अपना फेस रख देती है और मासूमियत से कहती है, अब और कितना सवाल पूछोगे, मैं मर जाऊंगी चेरी। वो इस वक्त बिल्कुल आहान की जैसी लग रही थी। आरव मालिका के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता बॉस, बस एक लास्ट सवाल। मालिका आरव के सीने को लिक करते हुए कहती है, हम। आरव कहता है, क्या आप सच में मेरे अलावा किसी के इतने करीब नहीं गए हैं बॉस। मलिका आरव के सीने पर पंच मारते हुए कहती है, नहीं थी, कितनी बार बोलूं, अगर गई होती तो तुम यहाँ नहीं होते, यहाँ कोई और होता। बहुत भाव खटे हो तुम, देखना एक दिन मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। आरव अब मालिका को झट से अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता है, अभी ही खा लो बॉस, किसने रोक है। इतना बोल वो मालिका के गालों को चूमते हुए कहता है, बॉस आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अब आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और न ही कभी आपको खुद से दूर जाने दूंगा। मलिका अब बेसब्र होते हुए बड़े ही सेडेक्टिव आवाज में बोलती है, चेरी आई वॉन्ट टू फील यू प्लस। आरव मालिका के तड़प को देख उसके एयरलॉक को लिक करते हुए कहता है, नो फील मी बॉस। इतना बोल वो अपना होठ मालिका के होठों पर रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। मालिका भी उसका पूरा साथ देने लगती है। दोनों के किस की आवाजें उस कमरे में गूंजने लगती है। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। आरव मालिका के बचे हुए कपड़े भी उतार वही फर्श पर फेंक देता है। करीब 20 मिनट के डीप किस के बाद आरव मालिका को लिक करते हुए उसके नेक पर आ जाता है। वही मालिका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आरव मालिका के नेक को पसैनेट के साथ किस और बाइट कर रहा था। वही मालिका मौन करते हुए अपने हाथ आरव के बालों में चला रही थी। आरव अपने किसेस और बाइट के निशान मालिका को देते हुए आगे बढ़ रहा था। वही मालिका आरव के वाइल्डली किस और बाइट के वजह से मौन किए जा रही थी। वो बिना पनी के मछली की तरह तड़प रही थी, पर आरव को तो जैसे आज मालिका को ताड़ पाने में एक अलग ही मजा आ रहा था। करीब 1 घंटे तक एक दूसरे से पसैनेट प्यार करने के बाद मालिका आरव के फेस को पक्का मदहोश होते हुए कहती, चेरी आई कांट वेट नाउ, डू इट। आरव मालिका के माथे पर किस करता है और एक झटके में मालिका के अंदर इंटर कर जाता है। उसके साथ ही मालिका के मुंह से एक आह निकल जाती है।
आरव खुद को धीरे धीरे मूव करते हुए मालिका के होठों पर अपना होठ रख देता है और अपनी हरकतें तेज कर देता है। मालिका आरव के होठों को सक और बाइट करने लगती है। करीब 1 घंटे बाद आरव मालिका के ऊपर से उठता है और उसके बगल में लेट जाता है। दोनों ही पसीने पसीने हो चुके थे। मालिका के ऊपर ड्रग्स का असर अभी भी था। वो आरव को लस्ट भरी नजरों से देखते हुए उसके ऊपर आ जाती है। आरव मालिका के कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, जस्ट ईट मी। मालिका एक तिरछी स्माइल के साथ आरव के नेक को वाइल्डली लिक और बाइट करने लगती है और अब आरव मालिका के पैशनेट वाइल्ड लव के कारण मौन कर रहा था। इसी तरह एक खूबसूरत रात इनके प्यार के साथ गुजर जाती है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 7 बजे राजीव की नींद खुलती है। वो अपने आंखें लूटते हुए बेड पर उठकर बैठता है। तभी उसे अचानक से कल रात की बात याद आती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल इधर उधर देखता है। उसे ये जगह बिल्कुल अनजान लग रहा था। ये मिस्टर धनराज का घर तो बिल्कुल नहीं था। राजीव अपने मन में कहता है, ये मैं कहाँ हूँ और बॉस कहाँ है? ओ गॉड, बॉस सेफ हो बस। इतना बोल वो अपने आसपास देखता है, अपना फोन खोजता है, पर उसे वहां अपना फोन नहीं मिलता। रूम नहीं बहुत छोटा था और ना ही बड़ा। गेट भी खुला था। राजीव धीरे से बेड से उतरता है और गेट की ओर बढ़ जाता है। वो गेट से बाहर झांक कर देखता है। बाहर कोई भी नहीं था। राजीव कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अगर उस राहुल के बच्चे ने मुझे किडनैप करवाया है तो ये कैसी किडनैपिंग है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो अपने सर पर चपट लगाते हुए बोलता है, मैं भी ना सोचने में ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे तो मौके पे चौका मारना चाहिए। इतना बोल वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो जैसे ही कमरे से कुछ कदम बाहर आता है वो उस घर के डाइनिंग हॉल में आ जाता है। राजीव इधर उधर देखते हुए कहता है, ये घर है या कोई जेल? तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। राजीव सब कुछ भूलकर खाने की खुशबू की ओर खिंचा चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाने की कुछ डिशेज रखी हुई थी। राजीव के मन में आता है, कहीं मैं कोई सपने की दुनिया में तो नहीं आ गया? कहाँ कल रात मैं उस राहुल के घर पर बेहोश हो गया था और अभी जरूर ये सपना है। वो ये सब खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। राजीव एकदम से घबरा जाता है और पीछे मुड़ता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसका पैर सोफे से लग जाता है और वो गिरने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है कि तभी 2 मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। राजीव को जब एहसास होता है कि वो नहीं गिरा है तो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने इस वक्त एक लोअर और एक टी शर्ट पहन रखा था जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी का शेप साफ साफ पता चल रहा था। उसे देख राजीव का गला सूखने लगता है। आप लोग गैस क्रॉस करते हैं कि वो कौन होगा? खैर मैं बताती हूँ, ये कोई और नहीं आरव का सेक्रेटरी रोहन था। रोहन जब देखता है राजीव उसे एकटक देखे जा रहा है तो वो उसे अपने आंखों से इशारा करते हुए बोलता है, ओ हेलो, ऐसे मत घूरो, मैं लड़का हूँ। जिसे सुन राजीव अपने होश में आता है और रोहन को एक धक्का दे देता है जिससे रोहन कुछ कदम पीछे चला जाता है। राजीव के इस तरह धक्का देने से रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से राजीव की बदते हुए कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे धक्का देने की? एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। हाँ, राजीव कहता है, अच्छा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हाँ, तुमने मुझे किडनैप किया है और मुझे ही बोल रहे हो? वाह वाह। चलो चुपचाप बता दो मेरी बॉस कहाँ है, नहीं तो अभी के अभी मैं तुम्हें यमराज के दर्शन खुआ दूंगा, समझे? रोहन कहता है, कौन बॉस? राजीव गुस्से से रोहन को घुते हुए कहता है, तुम मेरी बॉस को नहीं जानते। रोहन कहता है, कहीं तुम मालिका की तो बात तो नहीं कर रहे? राजीव एक पंच रोहन के चेहरे की ओर चलाते हुए कहता है, मेरे बॉस का नाम नहीं ले सकते हो तुम। इससे पहले कि वो पंच रोहन को लगता, रोहन राजीव के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को राजीव के बैग के पीछे ले जाकर उसे मोड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझ पर हाथ उठाओगे? एक तो मैंने तुम्हें बचाया है, ज्यादा ताकत है तुम में। राजीव कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। राजीव रोहन के पैरों पर अपने पैर से मारता है जिससे रोहन की पकड़ राजीव के हाथों पर ढीली हो जाती है। राजीव झट से अपने हाथ रोहन से छोड़ा लेता है और अब दोनों हाथ पाई करने लगते हैं। तभी राजीव रोहन को एक धक्का देता है जिसके वजह से रोहन गिरने लगता है, पर वो खुद को बचाने के चक्कर में राजीव के शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है जिस वजह से राजीव भी रोहन के साथ गिर जाता है। हाल ऐसा था कि रोहन नीचे और राजीव उसके ऊपर गिरा हुआ था। दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो रहे थे। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उन दोनों के अंदर एक अलग सा एहसास का जन्म होता है। उनकी धड़कनें तेज हो जाती है जिससे दोनों एक दूसरे की धड़कनों की आवाज सुन पा रहे थे। कुछ सेकंड तक दोनों वैसे ही रहने के बाद वे अपने अपने होश में आते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए खड़े हो जाते हैं।
रोहन अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, वो तुम्हारी बॉस मेरे बॉस के साथ है। मतलब आरव के साथ है। उसे मैं बॉस कहता हूँ, पर वो मेरा दोस्त है। राजीव कहता है, क्या बॉस आरव के साथ है और तुम उसके दोस्त हो? रोहन कहता है, हाँ, मैं उसका दोस्त और गुलाम दोनों ही हूँ, इसलिए मैं भी उसे बॉस कहकर ही बुलाता हूँ। राजीव उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तो वो तुम्हारा दोस्त है? रोहन कहता है, हाँ। राजीव पूछता है, कल तो दोनों वहां कैसे आए? रोहन कहता, मुझे नहीं पता। राजीव कहता है, क्या नहीं पता? नींद में चलने की बीमारी तो नहीं तो दोनों की, जो चलकर वहां तक आ गए और पता भी नहीं चला? रोहन कहता है, देखो, मुझे आरव लेकर आया था बस, और कुछ नहीं पता। रोहन अपने मन में बोलता है, ये बॉस भी ना पता नहीं कहाँ फंसा दिया है मुझे। राजीव कहता है, कॉल करो आरव को, मुझे बॉस से बात करनी है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम पर। रोहन अब चिढ़ते हुए कहता है, भरोसा नहीं हो रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ नहाने, तुम भी चाहो तो फ्रेश हो लो, तब तक उनका कॉल आ ही जाएगा। राजीव कहता है, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन दो। रोहन कहता है, उधर सोफे पर है, ले लो। मैं क्या अचार लगाऊंगा तुम्हारे फोन का? इतना बोल वो वहां से चला जाता है। वही राजीव उसे जाते देख मुंह बनाता है और अपने होठों को छूते हुए कहता है, बदतमीज इंसान। इधर आरव के घर में आरव की नींद उसके फोने के लगातार बजने की वजह से खुलती है। आरव अपनी आंखें लूटते हुए खोलता है। उसे ठीक अपने बगल में लेटी मालिका का खूबसूरत चेहरा नजर आता है, जिसे देख वो अपने कॉल को भूल जाता है और मालिका के चेहरे को प्यार से देखने लगता है। मालिका के चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत झलक रही थी। आरव उसके चेहरे पर आए बालों के कुछ लटों को उसके कान के पीछे करते हुए अपने मन में कहता है, बॉस, आप इस वक्त बिल्कुल हमारे बेटे आहान की तरह लग रही है। बिल्कुल मासूम, पर आप दोनों सिर्फ सोते बकत ही मासूम लगते हो, जागने के बाद शेर बन जाते हो। अब मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, पर हो बिल्कुल शेरनी आपकी तरह। जो आप दोनों शैतान माँ बेटे से मुझे बचाया। फिर वो मालिका के माथे पर किस करते हुए कहता है, हर वक्त मनमानी आपकी चलेगी बॉस, पर कम से कम बेड पर सिर्फ मैरी चलनी चाहिए ना। वो इतना बोलता ही है कि तभी मालिका झट से अपनी आंखें खोलती है और खुद आरव के ऊपर आते हुए कहती है, मिस्टर डरपोक, शेरनी हर जगह शेरनी ही होती है, चाहे वो बेड पर ही क्यों ना हो। आरव अपनी पकड़ मालिका के कमर पर कसते हुए कहता है, बॉस, आप सोने का नाटक कर रहे थे, बहुत गलत बात है। मालिका आरव के गले में हाथ डालते हुए कहती है, और चेरी, कभी कभी सामने वाले की सोच क्या है आपके लिए ये जानने के लिए ऐसे नाटक करने पड़ते हैं। आरव मालिका को झट से अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तो बॉस, क्यों ना इसी बात पर हम थोड़ा मॉर्निंग रोमांस कर ले। मालिका आरव को खुद के ऊपर से धक्का देते हुए कहती है, जस्ट शट अप चेरी। तुमने कल रात मेरे नशे में होने का बहुत फायदा उठाया है, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है। आरव उठकर बैठ जाता है और मासूम सी शकल बनाते हुए अपने दोनों हाथ गालों पर रख कहता है, क्या आपको नहीं पता बॉस, कि नशे में आप मैरी एक भी नहीं चलने देते, आप बस अपनी करते हो। मेरे पास सबूत भी है, दिखा। इता बोल वो मलिका के हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहता है, देखिए ये बाइट। वो मलिका को अपने शरीर पर मालिका के दिए गए कल रात की लव बाइट दिखाता है। मालिका उसके निशान को देख ब्लश कर रही थी। आरव मालिका को ब्लश करता देख मालिका के कमर को पकड़ उसे अपने गोद में बैठा लेता है। दोनों के ही बदन पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। आरव और मालिका दोनों ही इस वक्त एक दूसरे आंखों में डूबे हुए थे। आरव मालिका को अपने करीब करते हुए अपने होठ मालिका के होठों पर रखने ही वाला होता है कि तभी आरव का फोन बजने लगता है। मालिका, जो आरव के साथ बहक रही थी, वो अब आरव को खुद से दूर करने लगती है। पर आरव ठहरा जिद्दी। वो अपनी पकड़ मालिका के कमर पर कसते हुए कहता है, बॉस, सब मेरे दुश्मन है यहाँ। मालिका आरव को पुश करते हुए कहती है, चेरी, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कल वहां कैसे आए थे। आरव अपना फेस जबरदस्ती मालिका के नेक पर रखते हुए कहता है, क्यों बॉस, मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या आप अपने हुस्बेर के साथ एक और ऑसम नाइट स्पेंड करना चाहती थी? इता बोल वो मालिका के नेक पर बाइट करने लगता है। उसकी पकड़ मालिका पर कसने लगती है। मालिका कहती है, चेरी बिहेव। आरव कहता है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए बॉस। मालिका आरव को उसके बाल पकड़ खुद से दूर करते हुए कहती है, बात मत घुमाओ चेरी, मेरे सवाल का जवाब दो। आरव भी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, बात को घुमा तो आप रही है बॉस, आप बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तो कल मैंने आपको बचाया और आप मुझ पर गुस्सा कर रही है। मालिका आपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ सही किया तुमने चेरी, अब खुश। आरव मलिका के नेक को लिक करते हुए कहता है, हम तो अब मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना बॉस, जैसे कि कोई इनाम। मलिका उसके गाल पर हल्का सा एक स्लेप लगाते हुए कहती है, मेरे सवाल का जवाब दो। आरव कहता है,
बॉस, वो मुझे आहान ने बताया कि आप प्रॉब्लम में हो। कल उसने आपको कॉल किया था। वो आपको राहुल से लड़ते हुए समझ गया था कि आप प्रॉब्लम में हो। उसी ने मुझे बताया और आपका करंट लोकेशन शेयर किया मुझे। मालिका कहती है, चेरी, मुझे उससे मिलकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इता बोल वो आरव के गले लग जाती है। आरव कहता है, मैं आज ही उसे आपके पास लेकर आऊंगा बॉस। मालिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिका अपने मन में कहती है, चेरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने हमारा बेबी खो दिया। तुम ये जानकर शायद मुझसे बहुत गुस्सा हो जाओगे। मुझे डर है कहीं तुम वापस मुझे छोड़कर न चले जाओ। वहीं अरब मलिका की दारी बातें सुन रहा था। उसे ये जानकर खुश हो रहा था कि मालिका उससे दूर नहीं जाना चाहती। वो मालिका के सर को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। तभी मालिका आरव से दूर होते हुए कहती है, चेरी, वो कल मैंने जो भी कहा था ऑफिस में। वो इता बोलती ही है कि तभी आरव मलिका के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, बॉस, मैं सब जान चुका हूँ। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मलिका उसे धक्का देते हुए कहती है, अच्छा, तो कल मेरा बहुत फायदा उठाया गया है ना। इता बोल वो आरव को धक्का देते हुए खुद जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। आरव कहता है, बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकती। इता बोल वो भी उसके पीछे जाता है, पर जब एक वो मलिका तक पहुंचता, मालिका दरवाजा बंद कर चुकी थी। मलिका खुद को ऐने में देख ब्लश कर रही थी। उसके पूरे बॉडी पर आरव के दिए हुए लव बाइट के निशान थे, जो कल रात की सरगर्मियों की कहानी बयां कर रहे थे, जिसे देख मालिका के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो उन निशानों को हल्के हल्के टच कर उन्हें महसूस करने लगती है कि तभी उसे बाहर से आरव के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मालिका घबराते हुए बाथरूम के गेट की ओर बढ़ जाती है। मालिका जल्दी से बाथरोब पहनकर गेट खोलती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आरव बाथरूम के बाहर गिरा हुआ था। वो अपने कमर पर हाथ रख रोनी सी शकल बनाते हुए बोलता है, बॉस, बहुत दर्द हो रहा, उठा नहीं जा रहा, प्लस उठने में मेरी हेल्प कर दो। इता बोल वो अपना हाथ मालिका की ओर बढ़ाता है। मालिका उसे ऐसे गिरे हुए देख आगे बढ़ती है और आरव को उठाने लगती है, पर वो क्या आरव को उठाती। आरव मालिका का हाथ पकड़ उसे ही खींच लेता है। मालिका इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो आरव के गोद में जाकर गिर जाती है। मालिका कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आरव मालिका को अपने गोद में उठा लेता है और बाथरूम में घुस जाता है। मालिका तो बस आरव को गुस्से और हैरानी से घूरे जा रही थी। आरव मालिका को शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर देता है और उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपकाते हुए कहता है, बॉस, आपको क्या लगता है चीटिंग सिर्फ आप ही कर सकती है। मालिका आरव को घुते हुए कहती है, चेरी, अभी नहीं, मेरे बॉडी में बहुत पेन है, छोड़ो मुझे। पर आरव मालिका के नेक को लिक करते हुए कहता है, बॉस, सारा पेन गायब हो जाएगा। आपने ये नहीं सुना है, लोहा लोहे को काटता है तो वैसे ही दर्द भी दर्द को काटेगा बॉस। मालिका उसे आंखें तरेर कर देखती है, पर आरव मालिका को आंखें मारते हुए अपने होठ उसके होठों पर रख देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। मालिका आरव को पुश करने की कोशिश करती है और कहती है, नो आरव, अभी नहीं। पर आरव कहाँ इस वक्त मालिका की सुनने वाला था। वो मालिका को सॉफ्टली किस करते रहता है। मालिका उसे चाह कर भी रेसिस्ट नहीं कर पाती है और वो भी उसका साथ देने लगती है। आरव के हाथ मालिका के बॉडी पर मूव हो रहे थे। वहीं मालिका के हाथ आरव बैक और उसके बालों पर कसते जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी किस डीप और पसैनेट होती जा रही थी। करीब 20 मिनट के बाद जब मालिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आरव उसके होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है। शावर का पानी उन दोनों की भीगा रही थी। पानी की बूंदें उनके शरीर पर किसी सफेद मोती की तरह चमक रहे थे। आरव मालिका के नेक को लिक करते हुए उस पे बाइट करने लगता है, जिससे मालिका के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वो आरव को खुद से दूर करते हुए कहती है, चेरी, मैंने कहा ना दर्द हो रहा, और ऊपर से तुम बाइट कर रहे हो। आरव अपने कान पकड़ते हुए कहता है, सॉरी सॉरी बॉस। इता बोल वो दोबारा मालिका को अपने करीब खींचते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है और बाथटब के अंदर चला जाता है। मालिका इस वक्त आरव के गोद में थी। दोनों काफी इंटीमेट पोजीशन में थे और आरव पसैनेटली मालिका के नेक और कोलाबोन को किस और सक किए जा रहा था। उसका एक हाथ मालिका के बालों में था तो वही दूसरा उसके बेबीज पे। मालिका मौन करते हुए आरव को फील कर रही थी। धीरे धीरे आरव के हाथ और लिप्स मालिका के सॉफ्ट बॉडी पर फिसल रहे थे। वैसे वैसे मालिका की मदहोशी भरी सिसकियां बती जा रही थी। इधर महिमा हॉस्पिटल में सिया अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो एक फाइल पढ़ रही थी कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक होता है। सिया अपनी नजरें उठाकर देखती है। वो सामने विराज को देख चौंक जाती है और अपने चेयर से घबराते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? बाहर जाओ, अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उससे आगे वो कुछ बोलती तब तक विराज केबिन के अंदर आ चुका था और केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है।
और अपने कदम तेजी से सिया की ओर बढ़ा देता है। सिया उसे अपने करीब आते देख एक पंच उस पर चला देती है, पर विराज सिया का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को अपने दिल पर रख सिया को उसके कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। विराज की धड़कनों को महसूस कर सिया की धड़कनें भी तेज हो जाती है। विराज सिया के चेहरे पर आए उसके बालों के एक लट को कान के पीछे करते हुए कहता है, रिलैक्स जंगली बिल्ली, मैं तुम्हारे मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। सिया कहती है, नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम मेरे मर्जी के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ करने की कोशिश भी किया तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। विराज अपनी पकड़ मालिका पर कसते हुए कहता है, जंगली बिल्ली, खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो, मुझे बस एक नींद लेनी है, कल से मैं सोया नहीं हूँ। सिया कहती है, ये क्या नौटंकी है? ये हॉस्पिटल है और तुम यहाँ सोने आए हो। विराज कहता है, तुम डॉक्टर कैसे बन गई जंगली बिल्ली? मैं यहाँ क्यों सोऊंगा? मैं तो यहाँ अपने नींद की दवा लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। इतना बोल वो सिया का हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर ले जाने लगता है, पर सिया उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नाली के कीड़े, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि इसी हॉस्पिटल में एक बेड पर कराहते हुए नजर आओगे। विराज सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, ऐसी बात है जंगली बिल्ली, तो ठीक है, फिर चलो आजमा लो आज अपनी ताकत। अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और अगर मैं हारा तो यहाँ तुम्हारे केबिन के बगल में बेड पर पड़ा मिलूंगा। क्या कहती हो? विराज सिया की आंखों में देखकर कहता है। सिया के पास उसकी चैलेंज मंजूर करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। वो जानती थी विराज ऐसे नहीं जाने वाला। वो भी विराज के आंखों में देखते हुए कहती है, एक बार फिर सोच लो। विराज कहता है, सोच लिया। इतना बोल वो अपना पोजीशन ले लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सिया भी अपने डॉक्टर के कोट को उतार विराज के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, और देखते ही देखते वो विराज पर हमला करने लगती है। वो उस पर पंच और लातों की बरसात करने लगती है। वही विराज सिर्फ खुद को सिया से डिफेंस कर रहा था, वो उस पर अटैक नहीं कर रहा था। ये देख सिया को और गुस्सा आता है और वो अपने अटैक की गति बढ़ा देती है। एक पल को तो विराज के कदम भी पीछे हो जाते हैं और वो गिर जाता है, पर फिर वो उठकर सिया के सामने खड़ा हो जाता है। इधर आरव मालिका को अपने गोद में लिए बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई जंग जीतकर आ रहा हो। वही मालिका का चेहरा गुस्से से लाल था। वो आरव को गुस्से से घूर रही थी। आरव धीरे से मालिका को बेड पर बैठाता है। वे दोनों इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थे। मालिका गुस्से से कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं चेरी। आरव अपना मासूम सा शकल बनाते हुए कहता है, सॉरी न बॉस, मैं बस थोड़ा बहक गया था। ज्यादा दर्द दे रहा क्या? मैं दवा लगा दूं? मालिका गुस्से में कहती, शट अप चेरी, चुपचाप अपनी एक शर्ट दो मुझे। आरव कहता है, जी बॉस अभी लाया। इतना बोल वो अपना अलमीरा खोल उसमें से 2 जोड़ी कपड़े निकालता है। वो कपड़े ना ही ज्यादा महंगे थे और ना ही बिल्कुल सस्ते। उसमें से एक ब्लैक शर्ट जो आरव मलिका को पहनाते हुए कहता है, बॉस इसमें तो आप मुझे मार ही डालोगी। आपको इतना होट होने को किसने कहा था? मुझ जैसा मासूम का दिल तो बहकेगा ही ना। अब मेरा मन एक और राउंड का करने लगा, मैं क्या करूं? मलिका आरव को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं, अगर एक बार भी मुझे अपनी हबस भरी नजरों से देखा तो। बेचारे आरव का तो मुंह लटक जाता है। वो अपनी मासूम सी शकल बनाते हुए कहता है, वाह बॉस वाह, आप करो तो ठीक और मैं करूं तो मुझे मार पड़ती है, ये कैसा न्याय है? मालिका अब शर्ट पहनकर बेड से उठते हुए कहती है, तुम्हें कुछ बनाने आता है या वो भी नहीं आता? आरव कहता है, एस बॉस, अब बस हुक्म करे, आपको क्या खाना है? मालिका कहती है, मुझे भूख लगी है, जो भी जल्दी से बन जाए जाकर बनाओ। आरव कहता है, ओके बॉस, पर आपको भी मेरे सामने रहना होगा, इससे खाना और भी टेस्टी बनेगा। इतना बोल आरव अपना कपड़ा पहन मालिका को अपने गोद में उठाकर किचन की ओर ले जाने लगता है। मालिका उसके गले में हाथ डालते हुए कहती है, चेरी अपना फोन मुझे दो। आरव मालिका को देखता है और कहता है, बॉस अब आप किसे हमारे बीच ला रही है? क्या आप अपना आज का दिन मुझे नहीं दे सकती? मलिका कहती है, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती, इसलिए चुपचाप अपना फोन मुझे दे दो, तुम्हारे लिए सही होगा। आरव मालिका को किचन के स्लैब पर बैठाते हुए कहता है, ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। इधर हॉस्पिटल में अब सिया विराज पर हमला करते करते थक चुकी थी। विराज को कहीं कहीं चोट भी आई थी, पर फिर भी वो डटा हुआ था। सिया उसे गुस्से से घुते हुए कहती है, क्या करूं मैं तुम्हारा? विराज सिया को अपने बाहों में खींचते हुए कहता है, अब तुम्हारा मन भर गया हो मुझसे लड़के तो चले, जंगली बिल्ली, देखो अब तुम मना नहीं कर सकती। इतना बोल वो सिया को अपने गोद में उठा लेता है। सिया उसे गुस्से से कहती है, नाली के कीड़े उतारो मुझे, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। विराज कहता, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी,
जंगली बिल्ली। इधर आरव सब्जियां को तेजी से चॉप कर रहा था और वही मालिका उसे चॉप करते हुए देख रही थी। तभी गेट नॉक होने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुन आरव और मालिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आरव कहता है, पता नहीं कौन आ गया बीच में हड्डी बनने। मालिका उसे घुते हुए कहती है, जाओ जाकर देखो, नहीं तो मैं जाऊं। आरव कहता है, नहीं बॉस, आप यही रहिए, मैं जाता हूँ। आरव कहता है, नहीं बॉस, आप नहीं जा सकती, आप यही रहिए, मैं जाता हूँ। क्योंकि मालिका इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक शर्ट में थी, जो कि उसके घुटनों तक आ रहे थे। आरव गेट खोलने जाता है, गेट खोलकर देखता है बाहर कोई नहीं था। तभी आरव को एहसास होता है जैसे कि कोई उसके पैरों पर चढ़कर अंदर भागा हो। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। आरव के पीछे आहान अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और एक डेविल स्माइल कर रहा होता है। आरव अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, शैतान तुम यहाँ कैसे आए? तभी आरव को गेट के बाहर से किसी के खांसने की आवाज आती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है, पीछे राजीव और रोहन दोनों ही खड़े थे। आरव समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। आरव रोहन को घूर कर देखता है। रोहन अपने मन में कहता है, सॉरी बॉस, पर मुझे आपसे ज्यादा छोटे बॉस से डर लगता है, मैं मजबूर था बॉस। आरव अब आहान को घूर कर देखता है। आहान अपने कंधे उचकाते हैं और बोलता है, मिस्टर डरपोक, मम्मा कहाँ है? वो इतना बोला ही था कि तभी किचन से मालिका की आवाज आती है, चेरी कौन है? इतना बोल वो किचन से बाहर आती है। उसके आते ही राजीव, रोहन और आहान तीनों उसे देखने लगते हैं। आहान एक नजर आरव को देखता है और फिर दौड़कर मलिका के पास चला जाता है। मालिका भी उन सबको एक नजर देखती है और आहान को अपने गोद में उठा लेती है। वहीं आरव जब राजीव और रोहन की नजरें मालिका पर देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो राजीव और रोहन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाहर जाओ तुम लोग। राजीव कहता है, मुझे बॉस से बात करनी है। आरव कहता है, नहीं बॉस, अभी तुम लोग से नहीं मिलेगी। तभी मालिका आहान को गोद में लेकर आरव के पास आ जाती है। मालिका इस वक्त बहुत होट लग रही थी। उसकी गोरी टांगे और कोलबोन साफ साफ दिख रही थी, जो देखने में मक्खन जैसे वाइट और मुलायम लग रहे थे। आरव ये देख मालिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बॉस आप ऐसे कैसे आ सकती है सबके सामने? मालिका उसे हटाते हुए कहती है, क्या ऐसे कैसे, क्यों नहीं आ सकती, हटो सामने से। आरव कहता है, नहीं बॉस, आप समझ नहीं रही, अब ऐसे इन लोग के सामने नहीं आ सकती। आहान आरव को अपनी मम्मा के लिए इतना पोसेसिव होता देख स्माइल कर रहा था। आरव रोहन की ओर घूर कर देखता है तो रोहन वहां से राजीव को खींचते हुए लेकर बाहर ले जाने लगता है। पर राजीव भी ठहरा मालिका की तरह जिद्दी। वो चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस आप ठीक है? मेरे लिए क्या ऑर्डर है बॉस? इतना बोल वो खुद को रोहन से छुड़ाते हुए कहता है, बॉस बोलेगी तभी मैं जाऊंगा, समझे ना? मलिका रोहन को देख कहती है, ये कौन है? आरव कहता है, मैंने बताया था न बॉस, ये मेरा दोस्त है, बड़े कंपनी में काम करता है, कल इसने ही मेरा हेल्प किया था। इतना बोल आरव रोहन से कहता है, रोहन जाओ तुम, थैंक यू, तुम्हारे बॉस तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। रोहन कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। बेचारा आहान ये सब नौटंकी देख अपना हाथ सर पर रख लेता है। मलिका राजीव के पास जाने की कोशिश करती है, पर आरव मलिका को देखते हुए कहता है, बॉस आप ऐसे किसी के सामने नहीं जा सकती बस। मालिका आरव को आंखें तरेर कर देखती है, पर आरव मालिका के सामने से नहीं हटता, बल्कि वो अपना गर्दन ना में हिला देता है। मालिका आरव से लाचार होते हुए कहती है, राजीव जाओ मेरे लिए एक जोड़े कपड़े लेकर आओ। ये सुन आरव जल्दी से बोलता है, नहीं। अब सब आरव की ओर देखते हैं। आरव कहता है, बॉस वो आपके लिए कपड़े नहीं ला सकता, मैं लेकर आता हूँ। अब मालिका गुस्से से आरव को डांटते हुए कहती है, जस्ट शट अप आरव, बहुत हो गया तुम्हारा। इतना बोल मलिका राजीव की ओर देखती है और कहती है, राजीव फार्म हाउस से मेरे लिए कपड़े लेकर आना। राजीव कहता है, जी बॉस। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। वही आरव का फेस देखकर आहान अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगता है। मालिका उसे हंसते देख उसके पिंक पिंक गालों पर पप्पी लेती है और कहती, बेबी आपको किस बात पर इतना हंसी हंसी आ रही है? आहान आरव की ओर हाथ करते हुए कहता है, मम्मा मिस्टर डरपोक के चेहरे को देखकर। ये सुन मालिका को भी हंसी आ जाती है और दोनों सोफे पर बैठकर हंसने लगते हैं। वही आरव उन दोनों के जाने के बाद गेट लगाता है और माँ बेटे की ओर देखता है, जो फिर से उसे इग्नोर कर आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आरव को अपने ही बेटे से जलन हो रहा था। वो उन दोनों के पास जाता है और आहान से कहता है, ओए बच्चू ये मेरी बॉस है, ज्यादा चिपको मत, और तुम यहाँ किस से पूछ कर आए? ये सुनते ही आहान और मालिका दोनों आरव को घूर कर देखते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे कि कोई इन्हें जबरदस्ती अलग कर रहा हो। मालिका कहती, चेरी कहीं ऐसा ना हो कि हमें अलग करने के चक्कर में तुम ही हमसे अलग न जाओ।
वहीं आहान आरव को जीभ दिखाते हुए उसे चिढ़ाता है और कहता है, मिस्टर डरपोक, मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता। वही मालिका कहती, अब जल्दी कुछ बनाकर लाओ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। आहान भी मालिका के कंधे पर सर रख कहता है, मम्मा मुझे भी बहुत भूख लगी है। मालिका अब गुस्से से आरव को देखती है। आरव अपना पैर पटकते हुए वहां से जाता है और कहता है, एक दिन मेरा भी आएगा, देख लेना आप दोनों। उसके जाते ही मालिका आहान को अपने गोद में बैठाते हुए कहती है, बेबी क्या बहुत जोर से भूख लगी है? आहान कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। मालिका उसकी ऐसी शैतानी भरी बातें सुन हंसने लगती है और बेचारा आरव किचन में काम करता है। इधर होटल के एक कमरे में सिया और विराज दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। सिया कहती है, अब तुम्हें ठूसना है। विराज सोफे पर पसरते हुए कहता है, अब तुमने मुझे इतना थका दिया है तो सोने के लिए वो भी तुम्हारे साथ, मुझे कुछ एनर्जी तो चाहिए न जंगली बिल्ली। सिया उसे अंगुली दिखाते हुए कहती है, मेरा नाम सिया है तो आज के बाद तुम मुझे सिया कहकर बुलाओगे, समझे? विराज सोफे पर अड़ते हुए कहता है, ओके, अब से मैं तुम्हें सिया द साइको कहकर बुलाऊंगा, खुश? सिया विराज के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, साइको मैं नहीं, तुम हो, समझे ना? विराज सिया को उसके कमर से पकड़ अपने गोद में खिंचकर बैठा लेता है। सिया खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो जितना कोशिश करती विराज की पकड़ उस पर उतनी ही कसती जा रही थी। विराज अपना लिप सिया के नेक पर रखते हुए कहता है, रिलैक्स जंगली बिल्ली, मैं कुछ नहीं कर रहा। सिया के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वही विराज के लिप्स सिया के नेक को हल्का हल्का लिख रहा था। सिया इस एहसास को महसूस कर खुद को विराज के बाहों में ढीला छोड़ देती है। वही विराज को जब यह एहसास होता है तो उसके चेहरे पर एक विनिक स्माइल आ जाती है और अब उसकी हरकतें बच जाती है। वो सिया के नेक को धीरे धीरे किस के साथ सक भी करने लगता है। सिया की पकड़ भी आरव के बालों में कस जाती है। दोनों अभी इस दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में खोए ही थे कि तभी रूम का डोर नॉक होता है जो उन दोनों को वापस से इस दुनिया में लाकर पटक देता है। विराज अपनी आंखें बंद कर सिया के नेक पर अपना सर रख देता है। वही सिया को जब एहसास होता है कि वो क्या कर रही थी, वो विराज को खुद से धक्का देती हुई सोफे से खड़ी हो जाती है और विराज की ओर से अपनी नजरें फेर लेती है। विराज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर वो बिना कुछ कहे गेट की ओर बढ़ जाता है। गेट पर वेटर खाने की ट्रे लेकर खड़ा था। विराज उसके हाथ से ट्रे लेकर अंदर आता है और टेबल पर रख देता है। सिया चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इधर आरव के घर में मालिका, आहान और आरव तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहे थे। बेचारा आरव बस उन दोनों को देख जल रहा था। वही मलिका प्यार से आहान को खाना खिला रही थी। किसी ने आरव के खाने की तारीफ भी नहीं की। अब आरव से रुका नहीं जाता, वो पूछ ही लेता है। वो मलिका की ओर देखते हुए पूछता है, बॉस कैसा बना है ऑमलेट? मालिका और आहान दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मलिका आरव की ओर देखकर कहते हैं, हाँ ठीक ही बना है, अब ऑमलेट बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी न है। बेचारा आरव अपना फेस सैद सा बना लेता है। उसे सैद देख मालिका और आहान दोनों एक साथ बोलते हैं, सो यम्मी। पर फिर भी आरव का मुंह लटका हुआ ही रहता है। वो सैद सी शकल बनाते हुए वहां से उठकर सोफे पर चला जाता है। आहान और मलिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आहान अपने अंधे उचकाते हुए कहता है, मम्मा आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मालिका भी अपने कंधे उचका देती है कि तभी एक बार फिर डोर बेल बजता है। आरव मालिका और आहान की तरफ बिना देखे डोर की ओर बढ़ जाता है। डोर खोलते ही उसे सामने राजीव और राबी दोनों ही एक साथ खड़े मिलते हैं। राबी आरव को साइड करते हुए अंदर चली जाती है और कहती है, मालिका कहाँ है? मालिका देखो मैं आ गई हूँ। वही बेचार पे आरव अपने मन में कहता है, लो एक और आ गई, जीती जाती मुसीबत। राजीव भी मौका देखते हुए राबी के साथ अंदर चला जाता है। आरव रवि के पीछे जाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? राबी कहती है, क्यों आई हूँ का क्या मतलब, यहाँ मेरी दोस्त है उसे देखने आई हूँ। इतना बोल वो मलिका के पास जाने लगती है। मालिका भी उसे देख डाइनिंग टेबल से उठ राबी के पास जाती है और चौंकते हुए कहती है, राबी तू यहाँ? राबी कहती है, क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? तुझे पता है हम कितने परेशान थे, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। इतना बोल वो मालिका के गले लग जाती है। मालिका भी उसके गले लग जाती है। राबी कहती है, जाने मन तू ठीक तो है ना? मालिका उससे अलग होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, देख सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। राबी मालिका को एक नजर देखती है। मालिका अभी भी सिर्फ एक शर्ट में थी। ये देख राबी की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने मन में कहती, क्या कल रात आरव ने मालिका के साथ कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने ऐसा कुछ भी किया होता तो मालिका इसे छोड़ती नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी मालिका कहती है, वो राबी कल रात राहुल ने मेरे साथ
वो इता बोली ही थी कि राबी उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, जाने मन कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। अगर अभी वो निहायते घटिया इंसान इस बद कोमा में नहीं होता तो उसकी ऐसी हालत करती ना। मालिका कहती है, क्या वो कोमा में है? इता बोल आरव की ओर देखती है। आरव मालिका को इग्नोर करता है और दूसरी ओर मुड़ जाता है। राबी कहती है, हाँ वो कोमा में है। तभी आहान मालिका के शर्ट को खींचने लगता है। मालिका झुक कर आहान को अपने गोद में ले लेती है और कहती है, क्या हुआ बेबी? वही राबी आहान को देख चौंकते हुए कहती है, मालिका ये बच्चा किसका है? मालिका कुछ बोलती उससे पहले आहान बोल पड़ता है, ये मेरी मम्मा है, तो कॉमन सी बात है ना आंटी कि मैं इनका ही बेटा हूँ। राबी आहान की ऐसी क्यूट और हाजिर जवाबी से दंग रह जाती है। वो मालिका की तरफ देखती है। मालिका स्माइल करते हुए उसे कुछ इशारा करती है और कहती, हाँ और ये आरव का अच्छा दोस्त है, चलो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इता बोल वो आहान को आराम से सोफे पर बैठा देती है। आहान कहता है, मम्मा कम फास्ट। मालिका कहती है, येस बेबी। इता बोल वो वहां से कमरे की ओर चल देती है। राबी एक नजर आहान को देखती है। वो उसे बहुत ही क्यूट लगता है। वो जैसे ही आहान के गालों को प्यार से टच करने वाली होती है, आहान उसे रोकते हुए कहता है, स्टॉप आंटी, आप मेरे गालों को नहीं छू सकती, वो सिर्फ मेरी मम्मा और मिस्टर डरपोक ही छू सकते हैं। इता बोल वो दूसरी ओर घूर कर बैठा जाता है। उसे ऐसा करता देख राबी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है ओके स्वीट हॉट। तभी वहां राजीव आ जाता है। रवि राजीव के पास जाती है और उससे आहान के बारे में पूछती है। राजीव राबी को आहान के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कैसे मलिका से मिला, फिर वो कैसे ऑफिस में आया। राबी कहती है, राजीव तुम्हें ये बच्चा मलिका से मिलता जुलता नहीं लगता। राजीव कहता है, जी राबी मैम, मुझे भी लगता है। राबी कहती है, ठीक है, मुझे इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता लगना होगा। इता बोल वो मालिका जिस ओर गई थी उसी ओर जाने लगती है। वो जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर आरव पर जाती है। आरव उससे कुछ दूर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। राबी आरव की ओर बढ़ जाती है। इधर होटल के कमरे में सिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वही विराज टेबल पर खाना लगाकर सिया की ओर देखता है और कहता है, जंगली बिल्ली आ जाओ, लंच कर लेते हैं। सिया कहती है, नहीं मेरा मन नहीं, तुम खुद कर लो। अब विराज थोड़ा कड़ा आवाज में बोलता है, आती हो या नहीं? सिया भी गुस्से में कहती है, नहीं, एक बार में सुनाई नहीं देता। विराज को अब बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से से सिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए चेयर पर बैठा देता है। सिया उसके ऐसे करने से गुस्से से घुरती है, पर आरव खाने की एक बाइट लेकर सिया की ओर बढ़ाते हुए कहता है, लो खाओ। सिया अपना मुंह फेरते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ नहीं आती। विराज सिया के जबड़े को पकड़ जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है, पर सिया भी कम जिद्दी थोड़ी न थी, वो भी खाना नीचे थूक देती है। ये देख विराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो सिया का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए अपने गोद में बैठा लेता है। सिया उससे अपने हाथ छोड़ाने की कोशिश करती है, पर आरव उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके बैक से लगा देता है और अपने एक हाथ से पकड़ उसे खुद के करीब कर लेता है। सिया गुस्से से कहती है, क्या कर रहे हो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, तो अब क्या हुआ? सब एक जैसे ही होते हैं घटिया, पर मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विराज उसे इग्नोर करते हुए खाने का एक निवाला लेकर अपने होठों में दबाता है और सिया के जबड़े को पकड़ कसकर दबाता है, जिससे उसका मुंह हल्का खुल जाता है। विराज उसका फायदा उठाकर अपने होठों में दबा खाना सिया के मुंह में डाल देता है और उसे किस करने लगता है। सिया सिवाय छटपटाने के कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वही विराज सिया के होठों को डीपली किस कर रहा था और वो अपने टंग की हेल्प से सिया के मुंह में खाने को और अंदर कर रहा था। सिया समझ चुकी थी कि जब तक वो खाएगी नहीं विराज उसे नहीं छोड़ेगा। सिया उस निवाले को निगल जाती है, उसके आंखों में पानी भर जाता है। विराज को जब यह एहसास होता है कि सिया ने खा लिया तब जाकर वो उसके होठों को छोड़ता है। सिया उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। विराज सिया को गले लगाकर कहता है, जंगली बिल्ली मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे अच्छा नहीं लगता जबरदस्ती करना, पर तुम मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब चलो अच्छे बच्चे की तरह लंच करो, फिर हम सोएंगे। इता बोल वो सिया को अपने बगल वाले चेयर पर बैठा देता है। सिया विराज को घूर कर देखती है तो विराज उसे आंखों से ही खाने की ओर इशारा करता है और खुद भी खाने लगता है। सिया भी न चाहते हुए खाने लगती है, भूख तो उसे भी लगी थी, पर वो विराज के साथ नहीं खाना चाहती थी। विराज उसे खाते देख स्माइल करता है। इधर आरव के घर में आरव किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी राबी उसे पीछे से उसके बैक पर टैप करती है। आरव कॉल कट करते हुए पीछे मुड़ता है। राबी उसे घुते हुए कहती, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
आरव कहता है, आपको क्या लगता है कैप्टन साहिबा, मेरे दिमाग में क्या चलेगा? राबी उसे अंगुली दिखाते हुए कहती है, तुम न मेरी दोस्त से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये जो तुम मालिका के सामने किसी बच्चे को लकर उसके करीब जाने की सोच रहे हो ना, सब समझती हूं मैं। आरव स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, पर अगर आपकी दोस्त खुद मेरे करीब आए तो तब क्या करोगी? राबी उसके कॉलर को पकड़ कहती है, ज्यादा न हीरो मत बनो, वो तुम जैसों के करीब कभी नहीं आएगी, और अगर मैंने उसे तुम्हारी सच्चाई बता दी ना, तो वो तुम्हें अभी के अभी जान से मार देगी, इसलिए अच्छा होगा कि मेरी दोस्त से दूर रहना। आरव झट से राबी का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ देता है। इस वक्त राबी की बैक आरव के सीने से टच हो रही थी। आरव राबी के करीब जाते हुए उसके कान में कहता है, कैप्टन साहिबा, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो आपको मुझे अपनी इतनी हॉट दोस्त की प्रोटेक्शन के लिए किसी और को हायर करना चाहिए था, है ना? या फिर कहीं कोई दिल का मामला तो नहीं? हाँ, कहीं आप भी तो बाकियों की तरह अपना दिल मुझ पर हार तो नहीं गई है? राबी खुद को छोड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, यू बास्टर्ड, छोड़ो मुझे। तुम अगर दुनिया में आखिरी लड़के होगे ना, तो भी मैं अपना दिल तो क्या अपनी जूती भी तुम्हें ना दूं। आरव स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे कैप्टन साहिबा, हर बार की तरह इस बार भी आप ये सोच रही हैं कि ये केस आप मेरे बिना सॉल्व करेगी, है ना? पर अफसोस अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे बिना एक केस नहीं सॉल्व हुआ है आपसे। राबी अपना दांत पिसते हुए कहती है, तुम ज्यादा मत उड़ो, और मैं तुम्हें बताने वाली थी, पर हमेशा की तरह वक्त पर तुम कॉल नहीं उठाते। और वैसे भी सब मैं करती हूँ, और तुम बस लास्ट में हीरो बनकर आते हो और सारा क्रेडिट ले जाते हो। आरव राबी पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहता है, कैप्टन साहिबा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार केस सोल्व करने का सारा क्रेडिट आपको दे दूं, बस बदले में आपको मुझे जीजू कहकर बुलाना पड़ेगा। राबी गुस्से से आग बबूला होते हुए उससे दूर होती है, और एक बार फिर उसे अंगोली दिखाते हुए कुछ बोलने को होती है कि तभी उन दोनों को एक मीठी पर डरा देने वाली आवाज सुनाई देती है, क्या हो रहा है यहाँ? ये सुन दोनों आवाज की दिशा में देखते हैं। मालिका उनके 2 कदम की दूरी पर हाथ बांधे खड़ी थी। उसे देख आरव वापस से अपने मासूम सी शकल बनाते हुए मालिका के पास जाता है और कहता है, बॉस, ये आपकी दोस्त मुझे धक्का रही है कि मैं आपसे दूर रहूं, आपके आसपास भी ना आऊं। मैंने कुछ गलत किया भी नहीं है, पर फिर भी ये मुझे बोल रही है कि ये मुझे जेल में बंद कर देंगी। मुझे तो जेल से बहुत डर लगता है। राबी उसकी मासूमियत और नौटंकी देख हैरान हो जाती है। मालिका राबी से कहती है, राबी, ये अच्छा लड़का है, तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए। राबी कहती है, तू नहीं जानती ऐसे लोगों को, इन्हें सर पर नहीं चाहना चाहिए, और ना ही ये लोग भरोसे के लायक होते हैं। मलिका कहती है, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं दूर रहूंगी इससे, अब खुश। अर्व कहता है, बॉस, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मुझे तो लगता है आपकी दोस्त को मैं पसंद आ गया हूँ, इसलिए वो मुझे आपसे दूर रहने बोल रही है। राबी गुस्से से कहती है, देख रही है न मलिका ये कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा। मालिका आरव को घूरती है। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी वहां आहान आ जाता है। मलिका उसे देख नॉर्मल हो जाती है और उसे हक करते हुए अपनी गोद में उठा लेती है। वही राबी आहान को देख अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेबी कुछ हद तक मालिका से मिलता है तो कुछ हद तक इसका फेस आरव से मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन है ये बच्चा? मुझे पता लगाना होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी आरव कहता है, बॉस, मैं आहान को उसके स्कूल छोड़कर आता हूँ, टाइम हो गया है। मलिका आहान के चेहरे की ओर देखती है। आहान अपनी प्लेकें झपकाते हुए कहता है, हाँ मम्मा, मुझे जाना होगा। तभी वहां राजीव आता है और कहता है, बॉस चले। मलिका कहती है, हाँ गाड़ी निकालो। इता बोल मलिका आहान को आरव के गोद में देते हुए कहती है, आरव, इसे अच्छे से पहुंचा देना, उसके बाद ऑफिस आना। आरव कहता है, जी बॉस। मलिका राबी की ओर देखती है। राबी कहती है, हाँ तू जा, मैं भी निकल रही। मलिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद राबी आरव से कहती है, हेड ने बुलाया है, चाहो तो आ जाना। इता बोल वो भी वहां से जाने लगती है। आरव कहता है, केस की जानकारी मुझे मेल कर देना। राबी कहती है, हाँ बिल्कुल। इता बोल वो अपने आंखों पर चश्मा लगाते हुए वहां से निकल जाती है। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सामने दुवल पर एक बड़े से स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहा था, जिसमें लोग हंसते हंसते अपनी जान दे रहे थे। वो ये सब देखते होते हंसता है और कहता है, मिस्टर किंग, अब तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। हाँ हाँ हाँ। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। राबी के जाने के बाद आरव अपने सेक्रेटरी रोहन को कॉल करता है और कहता है, जितनी जल्दी हो कार लेकर यहाँ आओ। इता बोल वो कॉल कट कर देता है। आहान आरव से कहता है, मिस्टर डरपोक, ये आंटी बहुत चालाक है, इन्हें मुझ पर शक हो गया है। आरव कहता है, डोंट वरी बेबी,
कोई भी आपके डैडी से ज्यादा चालाक नहीं है, सिवाय आपके। आहान आरव के गालों को अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से दबाते हुए कहता है, हूँ मैं मम्मा पे गया हूँ न, इसलिए आपसे ज्यादा चालाक हूँ। आरव उसे प्यार से उसके छोटे छोटे हाथों पर किस करते हुए कहता है, हाँ, इसलिए मम्मा के आने के बाद डैडी को भूल जाते हैं। आहान अपना फेस आरव के गर्दन में छिपा लेता है और कहता है, हाँ, और अब आपके पास सिर्फ 15 डेज ही बचे हैं, नहीं तो मैं मम्मा के पास चला जाऊंगा। आरव कहता है, अच्छा बच्चू, इतना बोल वो उसे गुदगुदी करने लगता है। थोड़े ही देर में रोहन वहां आ जाता है। आरव रोहन को कहता है, रोहन आहान को वापस स्कूल छोड़ दो और ध्यान से गाड़ी चलाना, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आहान स्कूल से बाहर जाता है, खासकर छाया को। रोहन कहता है, जी सर, आप उसकी चिंता मत करिए। आरव अब आहान से कहता है, आहान बेबी, आप अपनी शक्तियों का यूज अपने फायदे के लिए मत करना, ओके बेबी। अब एक किसी दो डैडी को। आहान कहता है, ओके मिस्टर। इतना बोल वो आरव के गाल पर एक प्यारा सा किस करता है और रोहन के साथ कार में बैठ जाता है। उनके जाने के बाद आरव किसी को कॉल करता है और कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इधर मालिका के ऑफिस में राजीव मालिका के केबिन का डोर नॉक करता है। मालिका के हाथ इस वक्त लैपटॉप पर बेधड़के से चल रहे थे। मालिका राजीव को देख कम इन कहती है। राजीव अंदर आता है। उसके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें खींची हुई थी, जिसे मालिका देख पा रही थी। मालिका कहती है, क्या बात है राजीव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजीव कहता है, बॉस, वो आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के गेट पर आलोक रजवंश की माँ नीता रजवंश और आपकी मॉम ममता राजवंश हंगामा कर रही है। मालिका गुस्से से कहती है, वो मेरी माँ नहीं है। इतना बोल वो अपने केबिन के विंडो के पास जाती है और उससे बाहर की ओर देखती है। कंपनी के बाहर गेट पर दो औरतें गार्ड से बहस कर रही थी कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, और उन दोनों के साथ कुछ और भी लोग थे जो शायद किसी संगठन से थे। मालिका गुस्से से कहती है, कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं सुधरते। इतना बोल वो राजीव की ओर देखती है और कहती है, उन्हें गेट के अंदर आने दो, पर ध्यान रहे इसमें कोई भी मीडिया के लोग नहीं होने चाहिए। राजीव हाँ में सर हिलाता है। मालिका किसी को कॉल करती है और कहती है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। इतना बोल वो भी नीचे जाने के लिए अपने पर्सनल लिफ्ट में चली जाती है। इधर नीचे कंपनी के ग्राउंड में 20 लोग खड़े थे। उनमें से एक ममता थी तो एक नीता राजवंश। नीता राजवंश का रो रो कर बुरा हाल था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मालिका ये एक खूनी है, गैंगस्टर है, ये इसके कनेक्शन माफिया से है, इसने मेरे बेटे को मार दिया है, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। डायन भी अपना घर छोड़कर शिकार करती है, पर ये। इतना बोल वो रोने लगती है। उसके साथ साथ ममता भी कहती है, हाँ, ये एक गैंगस्टर है, हमारे कंपनी को हथिया कर बैठी है और हमारे घर के ही वारिस को मार दिया। उसके पीछे से बाकी की औरतें चिल्ला रही थी, मालिका रजवंश बाहर आओ। तभी मालिका वहां आती है। उसे वहां देख सभी एक पल को शांत हो जाते हैं। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था। मालिका घूर कर एक नजर अपने कंपनी के वर्कर्स को देखती है। उसके ऐसे देखते ही सभी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब मालिका नीता रजवंश के पास जाती है और उनके आंखों में आंखें डालकर कहती है, आप क्या कहना चाहती है? मैंने मारा है आपके बेटे को। आपके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? नीता कहती है, क्योंकि तुम्हें कंपनी के 40% का बाकी शेयर भी चाहिए था। तुम एक डायन हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तभी ममता कहती है, न जाने तू किसका खून है, तुझे हमने घर पर रखा, तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी का शो बनाया, और बदले में तुमने क्या किया? मालिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ममता से कहती है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है? शायद भूल गई है मुझे। वो इतना बोलती ही है कि तभी ममता चिल्लाने लगती है और कहती है, देख रहे हैं न आप लोग, ये सबके सामने मुझे धमकी दे रही है। मलिका कहती है, आप सब मेरे कंपनी में आकर मेरे कंपनी का नुकसान कर रहे हैं और बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे। मैं आप सब के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तभी वहां पुलिस की 2 जीप आकर रुकती है। उसमें से राबी और कुछ ऑफिसर निकलते हैं। संगठन के लोग पुलिस को देख मालिका को धमकाते हुए कहती है, तुम क्या कंप्लेन करोगी? हमने पहले ही पुलिस बुला रखा, जो तुम्हें जेल की हवा खिलाएंगे। हम तुम्हारा मुंह काला करेंगे। तुम जैसी औरतें समाज के लिए कलंक होती है और हम इन्हें इंसाफ दिलाएंगे। मालिका उन सब को देख एक डेविल स्माइल करती है और बड़े एटीट्यूड के साथ अपना हाथ आगे करती है। उसके ऐसा करते ही राजीव मालिका के हाथ में कुछ फाइल थमा देता है। राबी मालिका के पास जाती है। राबी को देख ममता एक पल को सहम सी जाती है। वही रवि ममता और नेता की ओर देख डेविल स्माइल करती है। मालिका कहती है, ये वो फाइल है जिसमें आपके बेटे के खिलाफ सबूत है, जिससे साफ साफ सबको पता चल जाएगा कि वो कंपनी में घोटाला कर रहा था। उसने दवाइयों का हेरा फेरी की, जिससे कईयों की जान भी जा सकती थी।
अगर बकत रहते मैं कोई एक्शन न लेती तो। और मेरा सूखा गुजार होना चाहिए आपको नेता राजवंश, कि मैंने आपके बेटे को पुलिस में अरेस्ट न करवाया बल्कि उसे सिर्फ कंपनी से निकाला। उसने खुद अपने 40% मुझे सौंपे हैं। फिर मुझे उसे मारकर क्या मिलेगा? क्या कोई खजाना छिपाकर रखा था? इता बोल वो व्यंगमत स्माइल करती है और कहती है, इता ही नहीं, इसमें और भी कई सबूत है। इता बोल वो फाइल राबी की ओर बढ़ा देती है। राबी उस फाइल को एक नज़र देख स्माइल करती है और फिर भीड़ की ओर देखकर कहती है, आप सब में से जो भी हेड है वो आगे आकर ये सबूत देख सकते हैं। तभी भीड़ में लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। वहीं ममता और नेता के चेहरे की हवाइयां ओढ़ी हुई थी। नेता रोते हुए कहती, ये पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी और एक औरत बाहर आती है और मालिका के पास जाती है जहां राबी खड़ी थी। राबी उनको वो फाइल दिखाती है जिसमें आलोक के खिलाफ कई सबूत थे और साथ में कुछ तस्वीरें भी जिनमें आलोक लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। मालिका कहती है, क्या इतने सबूत काफी नहीं थे उसे इस कंपनी से बाहर निकालने के? इता बोल वो राबी की ओर देखती है और कहती है, मैं इन सब पर केस करना चाहती हूँ, मानहानि की। आप इन सब को अरेस्ट करें। ये सुन वहां आई सभी लोग मालिका से सॉरी कहते हैं और इसी का फायदा उठाकर ममता और नेता वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी उन्हीं में से दो औरतें उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए कहती है, मुंह काला तो इनका होना चाहिए। ये सुन ममता और नेता दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। नेता रोते हुए कहती है, मेरे इकलौते बेटे को तो मार दिया, अब क्या चाहती है? मुझे पता है मेरे बेटे को तूने ही मारा है, मुझे पता है, और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। इता बोल वो वहां से जाने लगती है। मालिका अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ आप इस बात बहुत दुखी है, पर आपके बेटे ने माफी के लायक काम नहीं किया था। उसने किसी के इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की जिसकी सजा सिर्फ मौत है। कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर मालिका कहती है, जाने दीजिए उन्हें, वो अभी बहुत दुखी है, उन्हें हम और परेशान नहीं कर सकते। मालिका की ये बात सुन संगठन के लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सब मालिका से माफी मांगते हुए कहते हैं, हम दोबारा बिना किसी सबूत के आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, हमें इस बार जाने दीजिए। मलिका कहती है, हम जानते हैं आपका ये काम है, पर बिना किसी सबूत के आप किसी पर भी भरोसा न करें। इता बोल वो अंदर चली जाती है। उसके जाते ही सब लोग वहां से निकल जाते हैं। राबी भी मलिका के साथ अंदर जाती है। दोनों केबिन में विंडो के पास खड़ी होकर कुछ बात कर ही रहे थे। राबी कहती है, मालिका सीबी कैसी है? मालिका कहती है, अब वो ठीक है, शेरनी है वो। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मालिका के केबिन का डोर खुलता है और आरव अंदर आता है। राबी और मालिका दोनों ही आरव की ओर देखते हैं, पर आरव की नजर सिर्फ मलिका पर गड़ी थी। वो जल्दी से जाकर मालिका के गले लग जाता है और कहता है, बॉस आप ठीक तो है ना? वो इतना बोला ही था कि तभी राबी आरव को पकड़ उसे मालिका से दूर करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के गले लगाने की? मालिका कहती है, राबी रिलैक्स। राबी कहती है, मालिका क्या हो गया है तुझे? इसने तुझे गले लगाया और तू इतनी रिलैक्स कैसे है? तुझे कोई लड़का घूर कर देख भी लेता था तो तू उसकी आंखें निकाल देती थी। आरव कहता है, सॉरी बॉस, वो मैंने ये वीडियो देखा था इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। मालिका कहती है, कैसी वीडियो? आरव अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो अभी अभी जो हंगामा हुआ उसी का था। मालिका और राबी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राबी कहती है, जाने मन हमें इसे जल्द से जल्द इंटरनेट से हटाना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, खासकर कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। मलिका कहती है, हाँ, और इससे हमारी कंपनी पर बुरा असर होगा। वो राजीव को आवाज देती है। राजीव जो गेट के बाहर खड़ा था, पर उस दिन के बाद से वो आरव को रोना ही बंद कर दिया था क्योंकि समझ चुका था कि आरव मालिका के लिए बहुत खास है। राजीव अंदर आता है। मलिका उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहती है, अभी के अभी इस वीडियो को पूरे इंटरनेट से गायब करवा दो, ये वीडियो मुझे कहीं नहीं दिखनी चाहिए। राजीव कहता है, जी बॉस, मैं अभी करवाता हूँ। तभी राबी का फोन बजने लगता है। राबी कॉलर इट पर नाम देख मालिका से कहती है, मलिका अभी मुझे जाना होगा, तू अपना ख्याल रखना। मालिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। राबी एक नजर आरव को घूर कर देखती है। आरव एक देविल स्माइल देता है। राबी उसे आंखों से ही मालिका से दूर रहने की धमकी देते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आरव मालिका के गले लग जाता है और अपने होठ मलिका के होठों पर रखने वाला होता ही है कि मलिका उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, चेरी ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कैसे कभी भी कहीं भी मुझे गले लगा सकते हो? तुम इस बात सिर्फ मेरे एक एम्प्लॉय हो। आरव मालिका के दोनों कंधे को पकड़ कहता है, बॉस क्या सच में हमारे बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है? मलिका आरव को समझाते हुए कहती है, देखो चेरी, हमारे बीच जो भी है वो सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर है।
आरव गुस्सा करते हुए कहता है, क्यों बॉस, क्या आपको सबके सामने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने में शर्म आती है? जब वो घटिया इंसान आपका पति बन सकता है, तो फिर मुझमें क्या कमी है? मलिका कहती है, आरव तुम ज्यादा सोच रहे हो, अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। आरव अपनी पकड़ मलिका पर कसते हुए कहता है, क्यों बॉस, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं समझ गया, मैं शायद गरीब हूँ और आप बहुत अमीर हो, है ना? यही बात है ना? आप बस अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती है, और जब आपका मन भर जाएगा तो आप मुझे छोड़ देंगी। मालिका आरव को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, अभी तुम बाहर जाओ, हम बाद में बात करेंगे, प्लस इस वक्त नहीं। पता नहीं तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा। इतना बोल वो अपना सर पकड़ लेती है। वही आरव गुस्से में बाहर चला जाता है। शाम का वक्त। होटल के कमरे में विराज सिया को पकड़ सो रहा था, तभी सिया का फोन बजने लगता है, जिससे सिया की आंखें खुल जाती है। वो उठने की कोशिश करती है पर विराज उसे अपने बाहों में जकड़ कर सोया हुआ था। सिया गुस्से से विराज की ओर देखती है, पर वो उसे देखती ही रह जाती है। शायद ये पहली बार था जब सिया विराज को इतने करीब से और शांति से उसे देख रही थी। विराज की तीखी नाक, घनी पलकें और हिरन के जैसे आंखें, हल्की बियर्ड, गेहुआ रंग और ऊपर से उसके माथे पर बिखरे हुए काले बाल, वो बहुत की मासूम और क्यूट लग रहा था। सिया का मन किया कि वो विराज के बिखरे बालों को सही करे। वो अपना हाथ उसके माथे की ओर बढ़ाती है पर फिर कुछ सोचकर पीछे ले लेती है। ऐसे ही वो 2 बार करती है, पर एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है। अब वो जैसे तैसे करके बेड के साइड में रखे टेबल से अपना फोन लेने की कोशिश करती है। टेबल विराज के साइड थी और सिया विराज की पकड़ में। फोन लेने के लिए सिया को विराज के ऊपर झुकना पड़ रहा था। वो फोन लेने के लिए जैसे ही विराज पर झुकती है, विराज सिया के कमर को पकड़ उसे सहलाने लगता है। सिया विराज की इस हरकत के वजह से उछल पड़ती है और चीखते हुए कहती है, गंदी नाले के कीड़े, ये क्या कर रहे हो तुम? विराज सिया को अपने ऊपर खींचते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को बड़े प्यार से कान के पीछे करते हुए कहता है, वाह उल्टा, तुमने मेरी नींद खराब करी है और मुझे ही बोल रही हो, जंगली बिल्ली। सिया कहती है, बहुत सो लिए, अब छोड़ो मुझे, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है। पर विराज उसकी कमर को और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तो कर लो न बात जंगली बिल्ली, मैंने तुम्हारे होठों को नहीं पका है, वो बिल्कुल आजाद है। सिया गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए कहती है, कितनी गंदी बातें करते हो, छोड़ो नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी। विराज न चाहते हुए भी उसे छोड़ देता है। सिया कॉल पिक करती है। उधर से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है, मैडम सीबी मैम, मैं को फिर से तेज बुखार आ गया है। सिया के चेहरे का रंग ये सुन उड़ जाता है। वो बोलती है, शेरा तू वहीं पर रहना, मैं अभी आ रही हूँ। विराज उसे पीछे से अपने बाहों में पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ जंगली बिल्ली? सिया उसके पैरों पर अपने पैर से मारते हुए कहती है, तुम न ऐसे हरदम चिपकते क्यों रहते हो, एक तो पूरे कपड़े नहीं पहनते। विराज अपना चिन सिया के नेक पर गड़ाते हुए कहता है, तो क्या हुआ जंगली बिल्ली, कंट्रोल नहीं होता क्या? सिया गुस्से से कहती है, मेरे पास अभी तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। विराज कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ मेरे कार से ही आई होती, अब ना मत करना। सिया कहती है, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। इतना बोल वो अपने कपड़े सही करती है और निकल जाती है। विराज भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। शाम का वक्त। इधर रजवंश कंपनी में आरव कंपनी के बाहर मालिका का वेट कर रहा होता है कि तभी वहां समा आ जाती है और कहती है, आरव चलो न, आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे है, साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आरव कहता है, नहीं समा, फिर कभी, मुझे आज कुछ जरूरी काम है, मेरा एक दोस्त मुझे लेने आ ही रहा है, तुम जाओ। सिया कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही आरव की नजर मालिका पर पड़ती है। आरव मालिका को अपने तिरछी नजर से देखते हुए रोड के किनारे चला जाता है और टोटो रोकने की कोशिश करने लगता है, पर जानबूझकर वो ऑटो के आगे जाने के बाद हाथ दिखता। वही मालिका कुछ दूर खड़े होकर ये सब देख रही होती है और स्माइल करते हुए कहती है, उफ, ये लड़का पता नहीं कब ये मेच्योर बिहेव करेगा, इसका ये बचपना और नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तभी राजीव कार लेकर आ जाता है। मालिका कार में बैठते हुए राजीव को आरव की ओर इशारा करती है। राजीव समझ जाता है और कार को आरव की ओर बढ़ा देता है और ठीक आरव के बगल में जाकर रोकता है। मालिका अपने साइड के विंडो को हल्का सा नीचे कर कहती है, अंदर आकर बैठो। पर आरव मालिका की बातों को इग्नोर कर देता है। अब मालिका को गुस्सा आता है और वो थोड़ा कड़क आवाज में अपने दांत पीसते हुए कहती है, चेरी कम इनसाइड। अब आरव मालिका की ओर देखकर कहता है, नहीं बॉस, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। इतना बोल वो वापस से मुड़ जाता है
वहीं उसकी ये नौटंकी देख राजीव के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं मालिका एक गहरी सांस लेते हुए कार से बाहर निकलती है और आरव को खिंचकर कार में धक्का दे देती है। ऐसे अचानक धक्का लगने से आरव खुद को संभाल नहीं पाता और कार के अंदर सीट पर गिर जाता है। मालिका कहती है, अगर तुम्हारी ये नौटंकी खत्म हो गई हो तो चुपचाप बैठो। आरव यही तो चाहता था कि मालिका उसे खुद से दूर न जाने दे, हमेशा उसे अपने पास रखे। पर आरव की नौटंकी यही खत्म नहीं होती। वो मालिका से दूर खिसक कर दूसरी ओर फेस कर बैठा जाता है। मालिका कार की पार्टीशन ऑन कर आरव को अपने करीब खींचते हुए खुद उसके गोद में जाकर बैठ जाती है और आरव के कॉलर को पकड़ कहती है, बस इसीलिए इतना नौटंकी कर रहे हो ना, बोलो नौटंकी बाज। आरव मालिका की आंखों में नहीं देखता। मालिका को गुस्सा आने लगता है। वो आरव के चेहरे को पकड़ ऊपर करती है और अपने होठ आरव के पिंक चेरी जैसे होठ पर रख उसे किस करने लगती है। आरव की आंखें अचानक औसे मालिका के किस करने से फैल जाती है, पर फिर वो उस किस को एंजॉय करने लगता है, पर वो उसे किस बैक नहीं करता। मालिका आरव को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। वही किस की आवाज सुन राजीव, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसका गला सूखने लगता है। उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में कहता है, बॉस आप ये क्या कर रही है, मुझ पर तो तरस खाइए, पता नहीं मैं कब मिंगल होगा। तभी उसके दिमाग में आज सुबह का वो इंसिडेंट याद आता है जब उसके होठ रोहन के होठों से टच हुए थे। ये सोचते से ही उसके बॉडी में एक करंट सा लगता है, पर फिर वो सब अपने दिमाग से निकालते हुए कहता है, नहीं मैं भी न क्या सोच रहा हूँ। इधर मालिका आरव के होठों को सक और किस करते हुए अपने हाथ आरव के सीने पर फेर रही थी, पर आरव सिवाय मालिका के किस को एंजॉय करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। वो मालिका को किस बैक भी नहीं कर रहा था। उसने न जाने कैसे पर खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। उसकी सारी हरकतें लड़कियों वाली है। मालिका को जब ये एहसास होता है तो वो आरव के होठों पर अब गुस्से से बाइट कर देती है, जिससे आरव के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, साथ ही उसके होठों से ब्लड भी निकलने लगता है। आरव मालिका को घुते हुए कहता है, ये क्या है बॉस। मालिका कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या किया है मैंने, फिर से करके बताओ इडियट। इतना बोल मालिका आरव के ऊपर से उठने लगती है, पर आरव उसके कमर को पकड़ वापस अपने गोद में बैठा लेता है और आरव कहता, पर बॉस आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपका एक एम्प्लॉय हूँ। मालिका कहती, जस्ट शट अप चेरी, ये बच्चों जैसी जिद मत करो। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी कार अचानक से रुक जाती है। मालिका कहती है, क्या बात है राजीव। राजीव कहता है, बॉस हम पर हमला होने वाला है। मालिका जल्दी से प्रतिष्म हटाती है और बाहर की ओर देखती है। आरव भी बाहर की ओर देखता है। बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, कुछ के हाथों में गन और कुछ के हाथों में हॉकी स्टिक थी। मालिका कहती है, राजीव बी रेडी, हमारी टीम को इन्फॉर्म कर दो। राजीव कहता है, जी बॉस। मालिका अब आरव की ओर देखती है और उसे एक गन देते हुए कहती है, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए ही करना। मालिका कार के बैक सीट से कुछ और गन निकाल लेती है और राजीव को देते हुए कहती है, राजीव लेट्स गो। इतना बोल तीनों कार से बाहर कूद जाते हैं। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।